जो बातें समझ ना उसमें से आई वो फिर हम डिस्कस कर लिया करेंगे। तो इस तरह होगा, क्योंकि सारी यहाँ पढ़नी हमारे लिए वो तो फिर कई सालों की बातें हो जाएंगी। और मेरे दोस्तों ने अच्छा मशवरा दिया है कि ये ना की जाए कि उससे फ़िका वाली बातें जो हैं उसे वो, उस दिन मैंने कहा था कि खान साहब से एक मौलवी ने पूछ लिया था गुस्ल के क्या लवाजमात हैं, तो उसने बड़े तक गरूर के साथ कहा था मुझे पता है 3 लवाजमात हैं। उसने कहा वेरी गुड, बताओ कौन कौन से। उसने कहा एक तो टब डोंगा और पानी होना चाहिए, ये एक है। दूसरा तौलिया होना चाहिए, तीसरा साबन होना चाहिए, फिर गुस्ल हो जाएगा। पानी भी होना चाहिए। ओ यार वो टब पानी वाला ही है ना। टब पानी डोंगा एक लवाजम है, और दूसरा जो है वो इस तरह जो है हमारे लवाजमात अपने अपने हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो हम उसमें से जो है वो तकसीम कर दी जाएं, ताकि अगले जुमे अपने साथियों को कह देना है मुफ्तदा माल लैन ते आ जाए। और हमारी नीयत सब की जो हम अरेंज करते हैं सिर्फ इतनी है कि जैसे मैंने कहा था कि फरहान एडवोकेट ने मेरी आंखें खोली हैं जब एक वकील ने कह दिया कि अगर वकालत के साथ साथ इंसान भी बनना है तो फिर अनवार के पास चले जाओ। और मैंने उस दिन परहेज़ कर लिया था, ये नहीं कहा था कि जब मैं अपने मसल्ले पे बैठा था तो उस वक्त उसकी मुझे बात याद आई, और मैं खौफ खुदा से काफ़ी देर रोता रहा था कि अल्लाह मियाँ, लोगों के जहन में मेरे बारे में आपने क्या बात डाल दी है। हालांकि इस काबिल हूँ नहीं, आप ही की तरह हूँ, मगर उससे मुझे ये तकवीयत मिली कि सीपीसी नहीं पढ़नी चाहिए बल्कि बाकी बातें भी। एक बात ये जहन में रखें कि कानून को अरबी में फ़िका कहते हैं। जो मैं कह रहा हूँ आसान फ़िका वाली किताबें वो भी कवानीन है मुख्तलिफ़ बातों के बारे में। हम अदालतों में सिर्फ ये समझते हैं कि जी मेंटेनेंस के लिए इस्लाम के क्या असूल हैं, शादी के लिए क्या असूल हैं, बाकी क्या असूल हैं, वो भी उन किताबों में जो मैं लेके आया हूँ उसका एक हिस्सा है। बाकी बातें भी हमें पता होनी चाहिए। मुझे एक बात और याद आ गई। हमारी जो मस्जिद है उसमें रोज़ों के बाद जो कुरान पाक का इख्तिताम जिस दिन होता है, कारी साहब जो हैं वो पूरा करते हैं 30 पारे, वो 29 रमज़ान को करते हैं। 28 की शाम और 29 से पहले जो रात होती है, तो फिर उस दिन मिठाई भी खाते हैं। और साथ जो है वो कुछ, क्योंकि सारे मौलवी फारग होंगे है, सारे दे खत्मे कुरान हो चुके होंगे आ, फिर उस मस्जिद च कट्ठे भी हो जाते जी साढ़े वाली मस्जिद है, 10-15 इस फ्री टाउन के आसे पासे दे आ जाते। गुफ्तगू हो रही थी तो एक साहब बैठे थे जिन्हें हाथ में राशा हो गया, बैठे बैठे ऐसे करते रहते हैं और काफ़ी मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। तो एक साहब ने पूछा कि जी आपके ये राशा, आपने इसका इलाज नहीं करवाया? उन्होंने कहा जी बहुत कराया पर आराम नहीं आया। हुण एक साहब ने गल दसी है कि जी तुसी हुद हुद खाओ, ये किताबां के मुताबिक इस राशे का बेहतरीन इलाज है। मैं बोलिया, मैं क्या खाधे? आखे जी मैं इस शक च पिया हाँ कि पता नहीं वो हलाल है कि हराम है। मैं हुण सारे बैठे ने उलमा कराम, इन्होंने पूछना कि मैनू दस दिओ कि जी मैं खा लवां वो हलाल है। उन्हें इंज करके सारे हल वेखा, 15 क बैठे सी, सारिਆਂ ने नीवी पा लई। तो मैं गया वो इन्होंने कमलियां नूं क्यों पुछने, इन्होंने तो 4 सूरतां याद कीतियां ही ने, वो नमाज पढ़ाई रखते इंज ही। मैं क्या तू पुछना है तो फकीह मैं आ, डिग्री मेरे कोल है कानून की। मैं इस्लामिक यूनीवर्सिटी तो ਜਿਹੜਾ कोर्स बी किया है इस्लामी फिका का, पुछनी है मैनू गल पुछ, इन्हों तू दाड़ी वड्डी की वजह तू इन्ह वेखण ने। तो फिर उन्होंने मैं दसिया आ जावी, मैं तेनों लिखिया होया पढ़ा के दस देना कि हुद हुद हलाल है। तो वो फिर वो तसली है और सारे
मैं उस दिन शर्मिंदा भी किया। इस वास्ते जो असी अच्छे वकील बनना है तो जड़ियाँ बुनियादी इस्लामी कवानीन दीयां गल्लां वो भी सानू पता होनी चाहिए। अगर नमाज दे लवाजमात ही नहीं पता, वो फराइज की ने, सुन्नत की है, वाजिब की है, तो असी नमाज अच्छी पढ़ ही नहीं सकते। तो ये जड़ा ना जी मेरी कोशिश है कि वो भी हो जाए। हाँ जी, आप आर्डर 5 रूल 20 ते सी जी, असल पासे आ जाइए। जो सेक्शन थे ना हमने 26, 27, 28, 29, ये सेक्शन के साथ हम वो पढ़ रहे थे। 27, 28 और 29 पहले सेक्शन पे आ जाएं, क्योंकि इनके साथ जो मुतलका आर्डर और सेक्शंस हैं वो हमने देखने हैं, जो हम देख रहे थे। जब हमने ये सेक्शंस पढ़ने हैं तो इसके साथ तीनों सेक्शन के साथ जब तक हम आर्डर 5 नहीं पढ़ेंगे ये तीनों सेक्शन पूरे नहीं होंगे। और सेक्शन 5 आर्डर 5 जो है उसके साथ साथ बाकी क्या चीज़ें हमने पढ़नी है, उस वक्त तक हम सर्विस और समन वाली प्रोसीडिंग का मुतालिया पूरा नहीं कर सकते। वो मैं बताने लगा हूँ कि जी हमने मिला के किसके साथ पढ़ना है। जी, जब हम इसको पढ़ना है तो सेक्शन 27 था 29 तो हमने पढ़े हैं। इसके साथ सेक्शन 133 भी है, वो भी हम पढ़ेंगे तो फिर ये पूरा चैप्टर सर्विस वाला पूरा होगा। इसी तरह आर्डर 3 और उसके रूल हैं 1, 3, 4, 5, ये पढ़ेंगे तो ये तीनों सेक्शन के साथ होगा। और इन सब के नमूने जैसे हमने पढ़े थे पहले प्लेंट वाले खाते में, इस तरह अपेंडिक्स बी सीपीसी का जो है उसके साथ हम उसका फार्म नंबर 1 और 2 पढ़ेंगे तो बात बनेगी। और साथ मैंने पहले दिन ये बात की थी और बार बार हम पढ़ भी चुके हैं, सेक्शन 122 सीपीसी जिसमें पावर दी हुई है हाई कोर्ट को कि उन्होंने अपने लिए और मातहत अदालतों के लिए कवायद बनाने हैं, और वो कवायद बनाते हुए पूरा जो है स्वाय सेक्शंस के बाकी पूरी सीपीसी को हाई कोर्ट जो है वो ख़त्म कर सकती है, उसमें तरमीम कर सकती है, उसमें इजाफा कर सकती है। एनल ऐड ये सारे लफ्ज़ जो है ना वहाँ अमेंड, ऐड और एनल ये 3 लफ्ज़ 122 में इस्तेमाल किए हुए हैं। इसलिए हमने जो आर्डर 5 का मुतालिया शुरू किया हुआ था उसमें हमने 2 बातें जो हैं वो पढ़ी थी कि जो समन होने हैं वो 2 तरह के होने हैं। हाँ जी, एक दिन जो है ना जी मैंने कोशिश करके एक नौजवान वकील से, बल्कि वकील भी नहीं था, घर से ही, इधर रख लो, सॉरी जी, अब हिल रही नहीं ना काम। तो मैंने उससे मोबाइल को साइलेंट पे करने का तरीका भी सीखा था। गुजारिश होगी कि आप भी ये तरीका सीख लें, अगरचे मुश्किल है या वैसे करना नहीं चाहते, दोनों बातें हो सकती हैं, मगर डिस्टरबेंस होती है तो फिर सारे जब मुड़ के देखते हैं तो शर्मिंदगी होती है। जी, तो आर्डर 5 हम पढ़ रहे थे, हमने रूल जो है वो 8 तक पढ़ा था। इसमें 2 तरह के समन की जो बात आई थी उसके लिए हमें पहले जाना है अपेंडिक्स बी में, आखिर में अपेंडिक्स ए
जो है हमने नमूने पढ़े थे अर्जी दावा और जवाब दावा के। उसके बाद अपेंडिक्स बी कोई एक निकाल के सफ़ा बोल दे ताकि बाकी वहाँ तक पहुँच जाए। हाँ जी, ये जो लाल किताब है वो 385 पेज कहते हैं, अपेंडिक्स बी वहाँ पे आ जाए। जी, ये फॉर्म नंबर 1 जो नंबर 1 साइड पे लिखा हुआ है, समन्स फॉर डिस्पोजल ऑफ सूट ऑर्डर 5 रूल 5 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसका नमूना दिया हुआ है। और ये समन पूरे का नमूना दिया हुआ है। दूसरा नीचे फार्म आधे पेज गुजरने के बाद फिर दिया हुआ है समन्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, तनकीद तलब समनात लिखा होता है जब हम पुर करते हैं। ऑर्डर 5 रूल 1 और रूल 5 का ये नमूना दिया हुआ है, समन तनकीद तलब वाला जो है ये। उसके बाद तीसरा फार्म है समन टू अपीयर इन पर्सन, ऑर्डर 5 रूल 3 हमने पढ़ा था कि ये भी हो सकता है। फार्म नंबर 3 ये नमूना इस्तेमाल करना है। आगे है फार्म नंबर 4 समन इन समरी सूट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो प्रोनोट चेक वगैरह के हम दावे डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज साहब के करते हैं, उनका जो नमूना है वो लिखा होता है वहाँ ऑर्डर 37 में लिखा हुआ है कि समन जो हैं वो अपेंडिक्स बी फार्म नंबर 4 के मुताबिक होने चाहिए। ये समरी सूट जो चेक प्रोनोट वाले हैं उन पे होता है। फार्म नंबर 5 पे आ जाए जी। बाकी नोटिस शुरू हो गए, वो जब नोट्सों की बारी आती है फिर वहाँ से हम देखेंगे। ये 3 तरह के नमूने हैं। कोई मैं ताइयों तो कहा मैं भी सीखिया सी एक नौजवान कोलों, बाकी भी सीख लैन। इन्हां दे बेटे नूं आंदा जिहड़ा सब तो छोटा है ना, पर ये शर्मिंदगी होंदी है कि हैं आंदा नहीं, उन्होंने भी नहीं आंदा, सारा ही टब्बर चोर है। कर लो बाकी भी साइलेंट ते ला लो। अगे पिछे जो मुड़ के नाल दा देखदा ना फिर शर्मिंदगी होंदी है, इस वास्ते कहण दे ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਪੈਨल्टी ਕਰਨ लगे। अच्छा भाई, तो ये अपेंडिक्स हैं जो नमूने दिए हुए हैं। अब आ जाए जी, हमने एक मैंने ऑर्डर 3 की बात की है कि इसके साथ ऑर्डर 3 को भी हमने पढ़ना है, फिर पूरा होगा जी। ये हम ऑर्डर 5 पे थे, ऑर्डर 3 से 2 ऑर्डर पीछे आ जाएंगे जी। इसका पहले रूल जो है वो अपीयरेंसेस एटसेट्रा मे बी इन पर्सन बाय रजिस्टर रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और बाय प्लीडर। और इसका जो रूल 3 है वो हमारे इस समन से मुतल्लिका है। रूल 3 सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, processes served on the recognized agent of a party shall be as effectual as if the same had been served on the party in person unless the court otherwise directs। कोई मुख्तार मुकर्रर है तो उस पर जो है उसकी तामील हो सकती है, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट की आगे तारीफ दी हुई है। दूसरा है द प्रोविजंस फॉर द सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन ए पार्टी टू ए सूट
shall apply to the service of process on his recognized agent। तामील का वही तरीक़ाकार होगा जो हमने अभी आर्डर 5 में 7 के बाद पढ़ना है। जब एजेंट की तामील करनी है फिर भी वही तरीक़ाकार होना है। इसी तरह इसके साथ ही हम रिकॉग्नाइज्ड एजेंट की बात आई है, हम आर्डर 27 में आ जाएंगे। ये XXVII ये 27 बन जाता है। X 10 के लिए है, V 5 के लिए, 2 X हो जाएं तो 20 हो गए, V 25 हो गया और II 27 हो गया। इसका रूल 3 हम देखेंगे जी। रूल 4 एजेंट फॉर गवर्नमेंट टू रिसीव प्रोसेस। हमने अभी पीछे पढ़ा है ना कि रिकॉग्नाइज्ड एजेंट पे हो सकती है तामील। गवर्नमेंट के लिए कौन सा रिकॉग्नाइज्ड एजेंट है उसकी तारीफ बयान होने लगी है। द गवर्नमेंट प्लीडर, ये हमने पीछे पढ़ा है कि सारे ये प्लीडर के मानी में आएंगे। जो भी सरकारी वकील है, डिस्ट्रिक्ट अटारनी है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटारनी है, एडिशनल है, हाई कोर्ट में जो एडवोकेट हाई कोर्ट जाते हैं वो देखते हैं, बल्कि आर्डर में भी आप पढ़ते हैं कि जो है ऑन द कॉल ऑफ द कोर्ट ADA DDA वो हाज़िर हैं। उनको जज साहब बैठे को बुला लेते हैं, आओ जी तामील हो गई हुकूमत दी जी। आगे पूरा पढ़ लें जी। रूल 4 द गवर्नमेंट प्लीडर in any court shall be the agent of the government for the purpose of receiving processes against the government issued by such court। उसकी तामील जो है तामील हो गई। और आगे हमने जो एक लफ्ज़ पढ़ना, एक और रूल पढ़ना है जी। इसी का रूल 8B। ये सारी बातें जो है ना जी CPC को प्रोसेस वाली हमने घूम फिर के पढ़नी है ताकि हमारे जहन नशीन हो जाए जी क्या क्या कार्रवाई हैं। ये 8B रूल है, डेफिनेशंस ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट प्लीडर। इन दिस आर्डर गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट प्लीडर मीन्स रेस्पेक्टिवली in relation to any suit by or against the federal government or against a public officer in the service of that government, that's a murad federal government, the federal government and such pleader as that government may appoint, whether generally or specially for the purposes of this order। जिसको गवर्नमेंट मुकर्रर कर दे, जनरली या स्पेशली कर दे। और इसका नोटिफिकेशन हुआ है PLD 1956 प्रोविंशियल स्टैट्यूट के पेज 486 पे प्रिंटेड है। 1956 की अगर PLD का पार्ट निकालें स्टैट्यूट वाला तो उस पर वो नोटिफिकेशन प्रिंटेड है जिसको एडवोकेट जनरल और बाकियों को इख्तियार दिया हुआ है जी। इसी का C पार्ट जी B ख़त्म हो चुका है। C in relation to any suit by or against a provincial government or against a public officer in the service of a province, the provincial government and the government pleader or such other pleader as the provincial government may appoint, whether generally or specially for the purpose of this order। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सरकारी मुलाजमीन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं उनके लिए सर्विस उसकी होनी है जो गवर्नमेंट प्लीडर है। हमने खुसूसी तौर पे किया था कि जो दावे वकला जो तहरीक के दौरान जला दिए गए थे पुलिस की तरफ से, जब डैमेजेस सूट किया है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो सर्विस थी वो डिस्ट्रिक्ट अटारनी के लिए ज़रिए करवाई गई थी।
ये इस असूल को मद्देनज़र रखते हुए, और डिस्ट्रिक्ट अटारनी के बाद दरख्वास्त भी आई कि जी ये तो डीसी की होनी थी। फिर ये रूल पढ़ के सारे बताए गए और अदालत फिर निगरानी भी हुई, वो भी खारिज हुई कि नहीं, ये प्रॉपर सर्विस लॉ के मुताबिक यही है। ये बात बता दूं कि जहां लिखा हुआ है जनरल और स्पेशल के ज़रिए किसी को गवर्नमेंट प्लीडर करार दिया जा सकता है या एजेंट मुकर्रर किया जा सकता है, वो इसी नोटिफिकेशन के ज़रिए जो डिप्टी कमिश्नर है, बल्कि कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट है, उसकी सर्विस भी इसे गवर्नमेंट प्लीडर का दर्जा दिया गया है कि उसकी सर्विस हो जाएगी तो गवर्नमेंट प्लीडर की सर्विस हो गई। वो अजाफी कार्रवाई की गई है। असल में जो कार्रवाई है, हमारे जहन में जो शकूक व शुबहात पैदा होते हैं, हमने रवाज ये बना लिया है कि सूबा पंजाब तामील बजरिया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहिवाल, हर दावे में ये लिखा होता है। वो कन्फ्यूजन वाली बात है। तामील जो है वो होनी है गवर्नमेंट प्लीडर की। डिस्ट्रिक्ट अटारनी अब वो गवर्नमेंट प्लीडर है, सीपीसी उसे गवर्नमेंट प्लीडर कहती है, वैसे सरकारी कागजात में उसे डिस्ट्रिक्ट अटारनी, डीडीए और है वहाँ एडवोकेट जनरल और वो है। उसकी कन्फ्यूजन क्यों ये चल रही है कि नहीं जी नहीं डिप्टी कमिश्नर की होनी है, वो भी अर्ज़ कर देता हूँ। बातें चलते चलते सेक्शन 80 पे आ जाएं जी। नोटिस जी निकल आया जी। पेज बोल दियो ताकि सारे 82 पेज जी। ये जो सीपीसी हमने नई लाए थे उस पर मेजर बेयर एक्ट वाली, उसमें 82 पेज है। ये कहता है ए सूट में बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट ए पब्लिक ऑफिसर in respect of any act purporting to be done by such public officer in his official capacity after the expiration of 2 months next after notice in writing has been delivered to or left at the office of। क्या लिखा है? In the case of a suit against the federal government, a secretary to that government, ये बी कलेक्टर वाली बात आनी है। इन द केस ऑफ ए सूट अगेंस्ट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अदर दैन ए सूट रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ ए रेलवे, ए सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट आर द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये जो लफ्ज़ हैं ये कंफ्यूज करते हैं कि जी कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट की तामील होनी है। ये नोटिस की बात हो रही है जो दावा दायर करने से पहले नोटिस भेजना अगर है तो। पहले प्रोविजन ये थी, सेक्शन 80 1972 में चेंज किया लॉ रिफॉर्म्स के ज़रिए। पहले ये थी कि अगर नोटिस नहीं दिया दावा खारिज हो जाना है। अब उन्होंने कर दिया है कि नहीं, नोटिस मैंडेटरी नहीं है। अगर नोटिस नहीं दिया और सूबा पंजाब ने आके जो है वो दावा 3 माह में तस्लीम कर लिया तो फिर मुद्दई को कास्ट ऑफ द सूट नहीं मिलनी। सिर्फ इतना इफ़ेक्ट है उसका। मगर वो तभी अगर 3 माह में 90 डेज़ में आके कबूल कर लिया, मेरे ख्याल 90 डेज़ है या 3 मंथ है, विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ, 2 माह का जो है वो अरसा दिया हुआ है फ्राम दी डे। ये 2 के आखिरी लाइन जो है सब रूल 2 की आखिरी लाइन, अगर वो तस्लीम कर लें दावा कि जी हम मान लेते हैं तो फिर प्लेंटिफ को कास्ट नहीं मिलनी। और ये नोटिस दायरी दावा से पहले का है जिसे हम कभी इस्तेमाल करते ही नहीं है। एक कोई काम कहीदा है कि फीस तां ही लभनी है जो दावा करके स्टे लै देता। इसको कभी इस्तेमाल कोई करता ही नहीं है कि भी इस तरह कर लें। तो ये सूबा पंजाब की तामील कन्फ्यूज़न जो थी वो इसलिए लोगों के जहन में है कि जी डीसी की तामील करवानी है। ये उस नोटिस की बात कर रहे हैं जो दायरी दावा से पहले का है। जो दायरी कोर्ट ने जारी करने हैं वो ऑर्डर 27 में अभी हमने पढ़ा है
कि गवर्नमेंट प्लीडर के ज़रिए करनी है। अलबत्ता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी गवर्नमेंट प्लीडर डिक्लेयर किया हुआ है, उसकी तामील करवा दी तो वो भी प्रॉपर है। ये बातें थी। अब हम जो है वो आ जाएं ऑर्डर। एक मिनट जी, मैं देख लूँ। जी, सेक्शन 133 हमने देखना रहता है, वो पहले देख लेंगे। सेक्शन 133 जी, ये जो तामील होनी है उसके लिए इस्तिस्ना भी दिए हुए हैं, वो हम पढ़ने लगे हैं। बोल दिया जी। सेक्शन 133 केड़े पेज पे है? 104 पेज पे आ जाएं जी। सेक्शन 133, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट may by notification in the official gazette exempt from personal appearance in court any person whose rank, वो बड़े ओहदे का आदमी है, इन दी ओपिनियन ऑफ सच गवर्नमेंट, वो जिसने नोटिफिकेशन करना है ये उसने देखना है कि वो है ऐसा, एंटाइटल्स हिम टू द प्रिविलेज ऑफ एग्जेम्पशन, वो नोटिफिकेशन कर सकते हैं कि जी इस बंदे नूं तलबी फॉर पर्सनल अपीयरेंस नहीं करनी। अगला आ गया नंबर 2, द नेम्स एंड रेजिडेंसीज ऑफ द पर्सन सो एग्जेम्प्टेड शैल from time to time be forwarded to the High Court by the provincial government, and a list of such persons shall be kept in such court, and a list of such persons as reside within the local limits of the jurisdiction of each court subordinate to the High Court shall be kept in such subordinate court. Where any person so exempted claims the privilege of such exemption, and it is consequently necessary to examine him by commission, he shall pay the costs of that commission, unless the party requiring his evidence pays such cost. जो एग्जेम्प्ट है तो ये नहीं है कि वो पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्प्ट है, अगर उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है तो फिर कमीशन बेच के की जा सकती है, ये कार्रवाई हो सकती है जी। ये था सेक्शन 133। ये भी क्योंकि सर्विस ऑफ समन से मुतल्का है इसलिए हमारे लिए ज़रूरी था कि हम कर लें। ऑर्डर 3 का हमने देख लिया, मगर ऑर्डर 3 जो है उसमें और रूल भी देखने वाले हैं हम। ऑर्डर 27 में जल्दी से चले गए थे। ऑर्डर 3 के रूल हमने रिकॉग्नाइज्ड एजेंट वाला 2 देखा था। 3 पे आ जाएं जी। ये 3 हमने देख लिया कि रिकॉग्नाइज्ड एजेंट की जो है वो सर्विस उसकी करवाई हुई काफ़ी है। अब रूल आ जाएं जी 5 पे। इसी का ऑर्डर 3 का रूल 5, सर्विस ऑफ प्रोसेस ऑन प्लीडर। प्लीडर इंक्लूड्स एडवोकेट, ये सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी हुई है। एनी प्रोसेस हर्ड ऑन द प्लीडर ऑफ एनी पार्टी आर लेफ्ट एट द ऑफिस आर ऑर्डिनरी रेजिडेंस ऑफ सच प्लीडर। तामील नहीं उसकी हुई, उसके दफ्तर पे रिपोर्ट आ गई कि जी मैं दफ्तर में दे आया हूँ या उसके घर दे आया हूँ, और लेफ्ट के लफ्ज़ हैं, ये भी नहीं कि किसी मर्द को दे आए हैं, बूहे चो चीथा नहीं सिट के आ गए। एंड वेदर द सेम इज फॉर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द पार्टी आर नॉट shall be presumed to be duly communicated and made known to the party whom the pleader represents, and unless the court otherwise directs, shall be as effectual for all purposes as if the same had been given to or served on the party in person.
वकील के दफ्तर में फेंका हुआ, उसके घर फेंका हुआ समन हर तरह से मौसर होगा। उसी तरह के पार्टी की पर्सनल अपीयरेंस हो गई और उसे पता है कि ये कार्रवाई जो है मेरी सर्विस हो गई, इसे इफ़ेक्चुअल समझा जाएगा, मौसर समझा जाएगा, ये बातें। और आगे जो है रूल 6 जी, बिसाइड्स द रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स described in Rule 2, any person residing within the jurisdiction of the court may be appointed as an agent to accept service or process। ये पार्टी का काम है कि वो कहे कि जी ਜਦੋਂ भी मैनू नोटिस देना है कर लेना। अपॉइंटमेंट टू बी राइटिंग एंड टू बी फाइल्ड इन कोर्ट, ये असूल जो है वो आ गया है कि मुद्दई ने अपना फ़र्द पता दाखिल करना है, मुद्दाला ने अपना फ़र्द दाखिल करना है। आर्डर 7 और आर्डर 7 और आर्डर 8 दोनों में ये बातें दी हुई हैं। 7 प्लेंट से मुतल्लिका है, 8 जो है वो रिटन स्टेटमेंट से मुतल्लिका है। और अगर वो कोर्ट कॉल करती है और दाखिल नहीं किया जा सकता तो वहाँ लिखा हुआ है प्लेंट शैल बी या रिटन स्टेटमेंट शैल बी लाइबल टू बी रिजेक्टेड। वो इसकी तशरीह पहले जब हम कचहरी में थे और 1972 में ये अमेंडमेंट लॉ रिफॉर्म्स के ज़रिए की गई थी। अदालत अपनी आर्डर शीट शुरू ही करती थी फ़र्द पता की पुश्त से, वहाँ से शुरू करती थी ताकि ये फ़र्द पता गायब हो गई तो प्लेंट इज़ लायबल टू बी सूट इज़ लायबल टू बी डिसमिस। शेख साहब अगर याद है तो ये कार्रवाई कोर्ट एहतियातन कर दी सी कि वकीलों ने मुंशियां ने फ़र्द पते विचों खिंच देने और इस बिना पे ये खारिज भी हुए। और फिर इसकी इंटरप्रटेशन की कि ये नहीं लिखा हुआ CPC में कि दी सूट शैल बी डिसमिस्ड, लिखा हुआ है दी सूट शैल बी लाइबल टू बी डिसमिस्ड। इसलिए एक मौका देना है फिर वो लाइबल टू बी डिसमिस्ड होना है कि हुन फ़र्द पता दे दे। इस तरह बचे और अब हम ऐसे आदी हो गए हैं कि लगाते ही नहीं हैं कि रहन दो एवं 2 रुपये लगते हसदे है गो। ये इस वजह तो उस फैसले की वजह तो हो गया, वरना अदालत जी वो पहला काम ही करती सी कि फ़र्द पता है कि नहीं। जी टाइम की हो गया जी? तुहाडे वजे होने, मेरे तो नहीं वजे। हाँ जी पूरे हो गए। आर्डर 5 के हम थोड़े से रूल कर लें क्योंकि इधर उधर की बातें ही कर रहे हैं। CPC बड़ी वड्डी है। एक दिन एक नूं मैं मजाक च कहा सी तेनू CPC की मार वगे जे तू झूठ बोलता होवें ते, और वो डर गया कि नहीं यदी मार वगी तो फिर बचना ही नहीं हैगा जी। हम जो सर्विस वाला रूल 9 से थोड़े से रूल पढ़ लें ताकि जल्दी से काम आगे चल जाए जी। डिलीवरी और ट्रांसमिशन ऑफ समन्स फॉर सर्विस where the defendant resides within the jurisdiction of the court in which the suit is instituted or has an agent resident within that jurisdiction। ये अब आपने देख लिया कि एजेंट की प्रोविजन पढ़े बगैर इसे नहीं समझा जा सकता था, इसलिए इधर उधर भागे हैं हम। इसमें वो भी आ गया, गवर्नमेंट प्लीडर भी बतौर एजेंट आ गया। Who is empowered to accept the service of summons? The summons shall, unless the court otherwise directs, be delivered or sent to the proper officer to be served by him or one of his subordinates। किसी अदालत को भी भेज देते हैं कि आप प्यादे को कहें सर्विस करवा के ले आए, या प्यादे अब प्रोसेस सर्वर हैं उन्होंने इसकी तामील करवानी है, और एजेंट्स के ज़रिए भी हो सकती है। ये इसको समझने के लिए वो सारी प्रोविजन हमने इसीलिए दोहराई है। द प्रॉपर ऑफिसर मे बी एन ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट अदर दैन दैट इन विच द सूट इज इंस्टीट्यूटेड, and where he is such an officer
the summons may be sent to him by post or in such other manner as the court may direct. बजरिया डाक भी तामील हो सकती है और जिसने तामील करवानी है उसे भी डाक के ज़रिए भेजा जा सकता है। अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स, फिर हर दफ़ा यही लफ्ज़ आ रहे हैं कि अदालत की सवाब दीद के नहीं, इस तरह नहीं करना, इस तरह कार्रवाई करनी है, वो आर्डर कर सकते हैं। इसलिए तीनों सब रूल जो हैं उनमें अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट्स वो इख्तियार उनका मौजूद है। द प्रॉपर ऑफिसर और एन ऑफिसर ऑथोराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ shall cause the service of summons and return it to the court within 15 days of issue of summons। दिन मुकर्रर कर दिए कि कितने दिनों में वापस समन आ जाने चाहिए। 10 आ गया जी। मोड ऑफ सर्विस, सर्विस ऑफ द समन शैल बी मेड बाय डिलीवरिंग or tendering a copy thereof signed by the judge or such officer as he appoints in this behalf and sealed with the seal of the court। अदालत के दस्तखत भी या रीडर को, अलमद को, किसी को इख्तियार दे सकते हैं अपने किसी ऑफिसर को कि वो समन्स पे दस्तखत करता जाया करे और अदालत की मोहर भी होनी चाहिए और हाई कोर्ट रूल्स एंड आर्डर्स के तहत वो मोहर के नमूने मुकर्रर किए हुए हैं जी। इसमें लाहौर हाई कोर्ट की अमेंडमेंट हमने पढ़नी है। प्रोवाइडेड दैट इन एनी केस इफ द प्लेंटिफ सो विशेज द कोर्ट मे सर्व द समन्स in the first instance by registered post acknowledgement due instead of in the mode of service laid down in this rule। अगर मुद्दई कहे कि जी मैं चाहता हूँ कि ज़रिया डाक भेज दें, अब डाक के ज़रिए भेजना अमेंडमेंट करके लाजमी कर दिया है कि डाक से भी जाएगा और ऑर्डिनरी समन भी होगा, वो आगे प्रोविजन आ जानी है ये, क्योंकि पुरानी अमेंडमेंट है 1927 की जी। आगे रूल 10A ऐड हो गया है डाक वाला। सर्विस बाय पोस्ट साइमल्टेनियसली, साथ साथ ही, जैसे ऑर्डिनरी समन जारी करना है तामील कुनिंदा ने करवानी, उसके साथ ही साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ समन्स अंडर रूल 9 देयर शैल बी सेंट unless otherwise ordered by the court to the defendant by registered post acknowledgement due, रसीद वापसी भी साथ लगनी है। another copy of the summons signed and sealed in the manner provided in rule 10। ये लाजमी कर दिया है क्या कि अब ऑर्डिनरी समन के साथ साथ डाक का भी होना है। हाँ, अलबत्ता अदालत कह सकती है कि नहीं डाक नाल ना भेजो, नहीं कहती तो भेजना ही भेजना, ये ज़हन दे विच रखो। एन एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट purporting to be signed by the defendant of the receipt of the registered communication of an endorsement or an endorsement by a postal employee that the defendant refused to take delivery of the same shall be deemed by the court issuing the summons to be prima facie proof of service of summons। रसीद वापसी आ गई कि मुद्दा लैंड को तकसीम हो गई डाक, तो तब अगर ये लफाफे पे लिखा आ गया है कि वो लेने से इनकारी है तो फिर भी कोर्ट जो है इसे समझ सकती है कि उसकी तामील होगी। अगर दोबारा करवाना चाहे, इश्तिहार अखबार करवा दे, ये उसकी मर्जी पे है, मगर रिफ्यूज़ल को भी प्रॉपर सर्विस कंसीडर किया जा सकता है। 11 जी, सर्विस ऑन सेवरल डिफेंडेंट्स save as otherwise prescribed where there are more defendants than one, service of the summon shall be made on each defendant। एक की तामील ही नहीं, सब की अलग-अलग करवानी है। 12 सर्विस टू बी ऑन डिफेंडेंट इन पर्सन व्हेन प्रैक्टिकेबल आर ऑन इज एजेंट, या उस कोशिश ये करनी कि उसकी पर्सनल सर्विस हो या उसके एजेंट की हो।
मुतबादिल को पसंद नहीं किया जाना, वो तभी होना जब कोर्ट ये समझ जाए कि नहीं हुन कोई तरीका नहीं रह गया, फिर होनी है जी। 13 आ गया जी। सर्विस ऑन एजेंट बाय होम डिफेंडेंट कैरीज ऑन बिजनेस, ये नई बात आ गई। कारोबारी मामले का दावा है तो फिर डिफेंडेंट की पर्सनल सर्विस नहीं होती, जो उसका एजेंट है, कारोबार का इंचार्ज है, उसकी सर्विस भी काफ़ी होगी। इन ए सूट रिलेटिंग टू एनी बिजनेस और वर्क against a person who does not reside within the local limits of the jurisdiction of the court from which the summons is issued, service on any manager or agent who at the time of service personally carries on such business or work for such person within such limits shall be deemed good service। जो मैनेजर है या उनका कोई नुमाइंदा है, उसकी सर्विस भी डिफेंडेंट की सर्विस होगी, मगर शर्त ये लिखी है कि डिफेंडेंट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट नहीं रहता, ज़िले से बाहर का रहने वाला हो। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल द मास्टर ऑफ ए शिप शैल बी डीम्ड टू बी द एजेंट ऑफ द ओनर और चार्टर ही होगा मेरा ख्याल, चार्टर होगा, तो गलत प्रिंटिंग हुई है जी। रूल 14 आ गया जी। सर्विस ऑन एजेंट इन चार्ज इन सूट्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी, दावा गैर मनकूला जायदाद से मुतल्का है और जो उसका एजेंट वहाँ रहता है उसकी सर्विस भी डिफेंडेंट की सर्विस होगी। वेयर इन ए सूट टू ऑब्टेन रिलीफ रेस्पेक्टिंग or compensation for wrong to immovable property, service cannot be made on the defendant in person and the defendant has no agent empowered to accept the service. It may be made on any agent of the defendant in charge of the property। उसमें जो काबज़ है, मुजारा है, पटेदार है, उस प्रॉपर्टी से मुतल्लिका है, उसकी सर्विस भी उसकी हो जाएगी जी। 15 जी। वेयर सर्विस मे बी ऑन मेल मेंबर ऑफ द डिफेंडेंट्स फैमिली, वेयर इन एनी सूट द डिफेंडेंट कैन नॉट बी फाउंड एंड हैज़ नो एजेंट empowered to accept service of the summons on his behalf, service may be made on any adult member of the family of the defendant who is residing with him। उसी घर में रहता हो, मेल हो, एडल्ट हो, ये 3 शराइत होगी, उसकी सर्विस करवा ली तो डिफेंडेंट की सर्विस हो गई। ए सर्वेंट इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस रूल, मुलाजम की बात नहीं हो रही, मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, वालिद है, बेटा है, भाई है, कोई भी है, और एडल्ट की शर्त भी आ गई, मेल की शर्त भी आ गई और रिजाइडिंग वाली, ये 3 बातें इसमें बयान हुई हैं। 16 जी। पर्सन सर्व टू साइन एक्नॉलेजमेंट, वेयर द सर्विंग ऑफिसर डिलीवर्स और टेंडर्स ए कॉपी ऑफ द समन्स टू द डिफेंडेंट पर्सनली or to an agent or other person on his behalf, he shall require the signature of the person to whom the copy is so delivered or tendered to an acknowledgement of service endorsed on the original summons। समन की पुष्ट पे जिसको देनी है उसके दस्तखत हासिल कर लेने हैं, वो पाबंद है कि वो दस्तखत दे। 17 जी। Procedure where defendant refuses to accept service or cannot be found, या है नहीं घर या उसने कह दिया मैं नहीं लेंदा भी, जा जो करना ही कर ला, फिर की करना है। Where the defendant or his agent or such other person as aforesaid refuses to sign the acknowledgement, or where the serving officer after using all due and reasonable diligence cannot find the defendant and there is no agent empowered to accept service of the summons on his behalf, nor any other person on whom the service can be made,
the serving officer shall affix a summon of the summons on the outer door and some other conspicuous part of the house in which the defendant ordinarily resides or carries on business or personally works for gain, and shall then return the original to the court from which it was issued, with a report endorsed thereon or annexed thereto, stating that he has so affixed the copy, the circumstances under which he did so, and the name and address of the person, if any, by whom the house was identified and in whose presence the copy was affixed. अगर वो ना लें, वो घर पे ना मिलें, कोई एजेंट भी नहीं, कोई लेने वाला नहीं, तो फिर उसके दरे आबाद के दरवाजे पे चस्पा कर देना है। मगर ये भी तो हो सकता है कि उस सराजुल हक दा घर होवे, बूहा ही कोई नहीं, तो फिर उन्हें किसी भी नमाया जगह ते ला देना। अल्लाह के हवाले जी। हाँ जी, मैंने वो अनाउंसमेंट किया जी कि वो आसान फ़िक़ा वाली किताबें आ गई हैं मेरे पास, वो अगले जुमे हमें देनी है, पर जेड़ा टाइम से आएगा